नमस्ते बच्चों। आज हम हमारा नया पाठ पढ़ने वाले हैं। पाठ तो हमारे पूरे हो गए हैं, लेकिन हम अभी व्याकरण पढ़ने वाले हैं। तो हमारा पेज नंबर 4, पाठ नंबर 4 जो है हमारा पाठ्य पुस्तक किताब का हिंदी का पाठ नंबर 4, जिसके ऊपर दिया है भाषा की ओर। ये हमने गूगल मीट ऐप पर जब हम तासिका लेने वाले थे शुरू भी किया था, लेकिन बहुत कम बच्चे थे और उनको आवाज़ भी नहीं आ रही थी। इसकी वजह से अभी हम यह पाठ इस प्रकार लेंगे। अभी हमारे लगभग सभी पाठ, पहली इकाई के सभी पाठ लगभग पूरे हो गए हैं। तो अभी जो बचा है व्याकरण का कुछ हिस्सा, तो हम इसी प्रकार अभी मिलेंगे। मैं अभी वीडियो से ही आपको पढ़ाऊँगी। बहुत कम बाकी है, हमारा सिलेबस लगभग सब पूरा हो गया है, लेकिन जो व्याकरण जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वो इसी माध्यम से पढ़ाने वाली हूँ। तो फिर चलो आज देखते हैं पाठ नंबर 4 पर जो व्याकरण का हिस्सा दिया है भाषा की ओर। निम्नलिखित वर्णों से समानार्थी और विरुद्धार्थी शब्दों की जोड़ियाँ ढूंढो और अपने वाक्यों में प्रयोग करके कॉपी में लिखो। देखो पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 4 पर, पाठ नंबर 4 पर एक चित्र दिया है, जिसमें कि शब्द दिए हैं समानार्थी शब्द और विरुद्धार्थी शब्द। हमें उनमें से ढूंढने हैं और उनकी जोड़ियाँ करके उनका वाक्य में प्रयोग करना है। जिस प्रकार एक शब्द दिया है उसका वाक्य में प्रयोग मैं आपको बताती हूँ। पुष्प फूल समानार्थी शब्द की जोड़ी है पुष्प। पुष्प इस शब्द का समानार्थी अर्थ है फूल। तो पुष्प और फूल दोनों शब्दों का हमें क्या करना है, वाक्य में प्रयोग करना है। पुष्प प्रकृति का श्रृंगार है, पुजारी ने पीला फूल भगवान को चढ़ाया। देखो दोनों भी शब्द का वाक्य में प्रयोग मैंने किया है। इसी प्रकार और भी समानार्थी शब्द उसमें है, आपको इस चित्र में दिख रहे हैं। देखो मैंने इसमें भी दिए हैं। ये जो पेज है इसका फ़ोटो मैंने डाला है। इसमें जिसको भी उसमें पाठ्य पुस्तक में ढूंढने में कठिनाई हो रही होंगी, तो उसने यह चित्र देखकर अपने कॉपी में शब्द लिखने हैं। समानार्थी शब्द भी दिए हुए हैं और विरुद्धार्थी शब्द भी इसमें मैंने दिए हुए हैं। तो समानार्थी शब्द जब आप लिखेंगे तो उसका वाक्य में प्रयोग भी यहाँ पर दिखाया है, लेकिन यह वाक्य तो आपको लिखने ही है, लेकिन इसके साथ साथ आपके मन से तयार किए हुए, तुमच्या मनाने तयार केलेले वाक्य तुम्हाला लिहायचे आहेत। हे मी तुम्हाला उदाहरणासाठी म्हणून हा एक फोटो टाकलेला आहे। प्रत्येक समानार्थी शब्दाचा वाक्यात उपयोग इथं केलेला आहे, पण हे तर तुम्हाला लिहायचेच आहे तुमच्या वहीमध्ये, पण सरावासाठी म्हणून तुम्हालासुद्धा तुमच्या मनाने त्या वाक्यांचा वाक्यात उपयोग करून वाक्य तयार करायचे। तर समानार्थी शब्दांचे वाक्य आपण बघितले, त्याचप्रमाणे विरुद्धार्थी शब्दांचे सुद्धा वाक्य आहेत बघा। विरुद्धार्थी शब्द आहे रात दिन। रात या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द आहे दिन। बघा याच्यामध्ये दिले रात दिनचं वाक्य। कल मैं देर रात तक पढ़ती रही, आज का दिन बहुत शुभ है। तर दोन्ही रात आणि दिन या दोन्ही शब्दांचा वाक्यात उपयोग केलेला आहे। तर या प्रकारे तुम्हाला सुद्धा तुमच्या शब्दात वाक्याचा उपयोग करायचा आहे। त्यानंतर आपण बघणार आहोत बाळांनो, म्हणजे हे सगळे शब्द आता एक शब्दाची जोडीचा तुम्हाला वाक्यात उपयोग करून दाखवला मी, पुष्प फूल ह्या समानार्थी शब्दाचा। त्याचप्रमाणे रात दिन ह्या विरुद्धार्थी शब्दाच्या जोडीचा मी तुम्हाला वाक्यात उपयोग करून दाखवला। असे अनेक शब्द, समानार्थी शब्दांचे अनेक जोड्या आणि विरुद्धार्थी शब्दांच्या अनेक जोड्या तुम्हाला लिहायच्या आहे आणि त्यांचा वाक्यात सुद्धा उपयोग करायचा आहे। यानंतरचं याच्यामध्ये तुम्हाला सांगणार आहे मी संज्ञा। तर संज्ञा म्हणजे काय, तर बघा किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि लड़का, पेड़, भारत, मुंबई, प्यार, हार, कक्षा, सेना, चीनी, घी आदि। संज्ञा म्हणजे काय, ज्याला आपण मराठीमध्ये म्हणतो नाम। तर त्याचे प्रकार आपण बघणार आहे आता। पहिला संज्ञाचा प्रकार आहे जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा
जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, स्थान, वस्तु या पूरी जाति या वर्ग का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि प्राणी, पक्षी, फूल, कांटा, तितली, भौरा आदि। इसमें से हमें किसका बोध होता है? पूरे जाति का बोध होता है, पूरे जाति का बोध होता है। जो संज्ञा के शब्द हमें पूरे किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति या वर्ग का बोध कराते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अभी व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? देखो बच्चों, किसी विशेष प्राणी, स्थान, फल, फूल, वस्तु इत्यादि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र, हिमालय, गंगा, रामायण, शिवाजी। देखो, किसी व्यक्ति के नाम का बोध जिससे हमें होता है, किसी विशेष प्राणी, स्थान, फूल, वस्तु या किसी अन्य नाम का हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि शिवाजी, संभाजी, अफजल खान, या फिर महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हिमालय, गंगा, यमुना, रामायण, महाभारत। इस प्रकार किसी विशेष नाम को जिससे विशेष नाम का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? विशेष व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि किसी विशेष प्राणी का या किसी विशेष स्थान का या किसी विशेष फल का, फूल का या फिर किसी भी विशेष वस्तु का उल्लेख जिससे हमें होता है, बोध हमें होता है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अभी तीसरा है हमारा भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से हमें किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के गुण अथवा दोष अथवा दशा का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखो, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के गुण, दोष या दशा का हमें बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि बचपन। बचपन यह एक दशा है हमारे जीवन की। बचपन यह एक दशा है, यह एक अवस्था है। बचपन अवस्था, यौवन अवस्था। उसी प्रकार मिठास, यह एक क्या है? यह एक गुण है। यह पदार्थ बहुत मीठा है, मिठाई बहुत मीठी होती है, तो यह उसका क्या है? गुण है। या फिर भलाई, राम बहुत भला आदमी है, यह उसका क्या है? गुण है। वीरता, यह सब गुण या दोषों का वर्णन जिस शब्द से हमें होता है, बोध हमें जिस शब्दों से होता है, उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। चौथा है हमारा 4 नंबर का समुदायवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा के शब्दों से किसी वस्तु के समूह अथवा झुंड का बोध होता है, झुंड का यानी क्या? ग्रुप का बोध होता है, वे क्या होते हैं? समुदायवाचक संज्ञा कहलाता है। समुदाय यानी क्या? ग्रुप। समुदाय यानी क्या? ग्रुप। उसे हम क्या कहते हैं? समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि परिवार, भीड़, गुच्छा, टुकड़ी। हम कहते हैं ना, हमारी 7th A स्टँडर्ड की तुकडी आहे, ज्याला आपण मराठीत म्हणतो की आमची 7वी अ ची तुकडी आहे, बरोबर, किंवा आमचा 7वी ब चा वर्ग आहे, 7वी ब ची तुकडी आहे. तर समुदायवाचक हा एका ग्रुपचा समुदाय बोध आपल्याला त्याच्यातनं होतो, तर त्याला म्हणतात समुदायवाचक संज्ञा. मग त्याच्यामध्ये आपण म्हणतो परिवार, आमचा परिवार आहे, परिवारामध्ये पण कशाचा बोध होतो? संपूर्ण ग्रुप, संपूर्ण समुदायाचा बोध होतो, त्याला आपण काय म्हणतो? समुदायवाचक संज्ञा उसे हम कहते हैं. आगे का है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा. जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव, धातु या पदार्थ का बोध होता है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं. जैसे कि तेल, गेहूँ, सोना, चांदी आदि. देखो, जिन शब्दों से हमें
द्रव या धातु के पदार्थ का बोध होता है। अभी हम कहते हैं गेहूँ, तो हमें उसमें से कौन सा है वो द्रव्य है क्या, नहीं, तो उसमें से हमें वह क्या है उसका पता चलता है। जैसे कि तेल, यह द्रव्यवाचक शब्द है, तो सोना, चांदी, यह द्रव्यवाचक अनेक प्रकार के द्रव्यवाचक शब्दों का जिस संज्ञा से हमें बोध होता है उन्हें हम कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। तो हमारी कविता में जो हम पढ़ रहे हैं अभी, वह सब स्वाध्याय कौन सी कविता के नीचे आया है? फूल और कांटे। इस कविता के नीचे यह स्वाध्याय है भाषा की ओर। तो कविता में भी कुछ शब्द आए हैं, कुछ संज्ञा के शब्द आए हैं, तो हमें वह संज्ञा के शब्द हमारे कापी में लिखने हैं और वह कौन सी संज्ञा के शब्द है, जैसे कि वह जातिवाचक है कि व्यक्तिवाचक है कि भाववाचक है या द्रव्यवाचक है, किस प्रकार के संज्ञा के शब्द कविता में आए हैं वह हमें ढूंढकर हमारी कापी में लिखने हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताती हूँ कि हमारी कविता में शब्द आया है रात, चांदनी, प्यार, रस। यह कौन से शब्द है? भाववाचक संज्ञा के शब्द है। और भी है, आपको ढूंढने हैं। उसी प्रकार कांटा, उंगलियां, वसन, तितली, भौरा, फूल, कली, यह सब क्या है? यह सब जातिवाचक संज्ञा के शब्द है। और भी शब्द उसमें आए हैं हमारी कविता में, वह सब आपको लिखने हैं। तो चलो बच्चों, यह पाठ, यह लेसन जो आज हमने पढ़ा वह आपको सबको समझ में आया होगा, यह अपेक्षा करती हूँ। और अगला नया वीडियो लेकर आप सबके सामने फिर से आऊँगी। तब तक के लिए मैं आपसे विदाई लेती हूँ। चलो तो फिर बच्चों, धन्यवाद।